हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डी के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो जो है यूजीसी नेट 2023 भूगोल विषय का प्रश्न पत्र है। इस जो पेपर जून में हुआ था, ठीक है, 19 जून को हुआ था, उसका यह पेपर है। यह देखिए, यह पेपर जो था 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट में समान अध्ययन का होता है जिसमें 10 यूनिट होते हैं, उससे 50 क्वेश्चन पूछते हैं। और बाकी पार्ट 2 होता है, वो विषय का होता है, ठीक है। यह 100 क्वेश्चन का होता है, टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। पार्ट 1 में 50, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे भूगोल विषय का जो 100 क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय की पीरपंजल श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। तो सियाचिन, बियाफो हिमनद, सोनापानी, बतुरा हिमनद। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी सोनापानी, ठीक है, यानी तीसरा नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी विद्वानों का सही कालक्रम है, यानी सबसे पहले उसके बाद सही कालक्रम पहचानना है, ठीक। तो 2 का हो जाएगा राइट आंसर ए, ठीक है। ए पहले आए थे हिकेटियस, उसके बाद इरेटोस्थनी, फिर हिपार्कस, उसके बाद पोसोड्रोनियस, ठीक है। ये राइट आंसर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक विचारधारा द्वारा स्थान यानी स्पेस के कार्यात्मक संगठन के उपागम का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है डी, अमेरिकी विचारधारा, ठीक है। अमेरिकी विचारधारा 3 का 4, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र का क्रियान्वयन आधारित है, किस पर आधारित है? तो है देखिए, ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्व चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, ज्वारीय ऊर्जा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर इसका हो जाए डी, ठीक, डी। यहाँ पे एक ए, बी और सी, तो इसका चौथा उत्तर हो जाएगा एक बी और सी। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा यह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 6, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कार्बन सिंक शब्दावली का उपयोग निम्नलिखित में से किस एक के लिए किया जाता है? तो वो यहाँ वनों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, वनों के लिए, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समयानुसार जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त है? समय के अनुसार, ठीक है। तो समय के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए रेखा ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेखा ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। आयन मंडल से संबंधित ध्रुवीय ज्योति अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस गोलार्ध में या प्रदेश में स्थित है? तो यह है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे अरोरा बोरियालिस रहता तो वह उत्तरी गोलार्ध में रहता है, ठीक है। ये ध्रुवीय प्रकाश ज्योति है। क्वेश्चन हम लोग अगला देते हैं 8, विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस में कृषि जलवायु कारणों में गंभीर रूप से नियंत्रित है, ठीक है। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस देश में कृषि जलवायु कारणों से गंभीर रूप से नियंत्रित है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा, कनाडा, यानी तीसरा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ उद्योग और यहाँ पे दिया हुआ है स्थान, तो उद्योग को स्थान से मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी। एक का चौथा, जूट अंगोला, बी का ऊन कुल्लू, ठीक है। और उसके बाद सी का दूसरा, यानी रेशम मैसूर, सूतीबत हिसार, ऐसे मिल जाएगा, ठीक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। देखिए, धारा हुआ है, दिया हुआ है गर्म जलधारा और यह ठंडी जलधारा, ये दोनों आपस में कि कौन धारा किससे मिलती है, यानी गर्म धारा कौन किस ठंडी जलधारा से मिलती है, इसको मिलाना है, ठीक। जैसे ब्राज़ील जलधारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, ब्राज़ील जो धारा है वह फाकलैंड धारा से मिलती है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम वह लैब्राडोर से मिलती है। क्यूरोसियो वह ओयोसियो धारा से मिलती है, ठीक है। अलगुहास यह पश्चिमी पवन विक्षोभ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। देखिए, वहाँ यहाँ दिया हुआ है माध्य की मानक त्रुटि की गणना के का आधार क्या होता है, ठीक है। इसको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी, ठीक है, बी और सी, ठीक। यानी प्रतिदर्श यानी सिंपल का आकार और प्रतिदर्श का
मानक विचलन, उसके आधार पे त्रुटि की गणना का आधार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के अग्रणीयता वक्ता थे? ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति आप लोग को पता होगा पीटर हैगेट एवं विलियम मुंगे और हैंगर स्टैंड एवं चोरले। ठीक है, तो सी और ई ऑप्शन में किस में है? डी वाले में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, देखिए डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। देखिए यहाँ दिया हुआ है शब्दावली और संक्षिप्त पहलू। ठीक, तो जैव भू रासायनिक चक्र, ऊर्जा प्रवाह, जय प्रवाह, खास श्रृंखला, फिर यहाँ दिया हुआ पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, पोषक तत्व चक्र, पोषक पिरामिड, ऊष्मा गति का नियम। तो यहाँ पे हमको मिलाना है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह वह ऊष्मा गति के नियम पे होता है। तो अगर बी का चौथा देख लिए, केवल और तीसरे में है और किसी में नहीं है, एक ही से मिल जाएगा। तो आप लोग अगर एक भी इसमें से याद है तो भी आप कर ले जाएंगे। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी एक का दूसरा जैव भू रासायनिक चक्र यानी पोषक तत्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा का प्रवाह यानी ऊष्मागतिकी का नियम, जैव भार जो होता है वह होता है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता होता है, जबकि खाद्य श्रृंखला जो होता है वो पोषक पिरामिड होता है। ठीक, इस तरह मिलाना होता है कूट के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया वही सी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको देखना है। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में अनुसूचित जाति के अंतर्राज्य वितरण के बारे में सही नहीं है? तो आपको पहचानना है यहाँ पे सही है कि सही नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको ज़रूर ध्यान देना क्या पूछ रहा है या नहीं है। ठीक, तो देखिए ये दिया है बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत के सभी मुख्य राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक, फिर दूसरा भी है पंजाब की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। ठीक, सी है भारत में अनुसूचित जातियों की संपूर्ण संख्या के हिसाब से महाराष्ट्र तीसरा स्थान रखता है। और डी है तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश की तुलना में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 13 का है 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, डी, ए और सी, ए और सी। ठीक, ए और सी सही नहीं यहाँ पे देखा, यहाँ लिखा हुआ ना सही नहीं है, तो ए और सी सही नहीं है। ठीक, ए और सी सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कल्याणकारी भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे सही पूछा हुआ, उसके पहले क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा था। ठीक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। ठीक है, बी और डी क्वेश्चन नंबर 14 का, सॉरी 15 का बी और डी, 15 का बी और डी। तो देखिए बी और डी किस में है? तीसरे में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कल्याणकारी दृष्टिकोण कौन, क्या और कहाँ कैसे प्राप्तकर्ता पर आधारित होता है और यह असमानता को समाप्त करने के लिए एक प्रयोजनात्मक उपागम है। तो यही दोनों सही है, बाकी नहीं सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, फंडी की खाड़ी किसके तट पे स्थित है? तो यह कनाडा के तट पे। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा डी, फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक उच्च ज्वार आते हैं। ठीक, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह पर सर्वाधिक धवलता यानी एल्बिडो होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, घने बादल। ठीक है, अगर यहाँ पे सर्वाधिक अगर देखा जाए, अगर इन 4 ऑप्शन के अलावा अगर देखा जाए तो वह जो हिम होता है, ताज़ा हिम, उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए घने बादल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इलस्ट्रेशन ऑफ द हट्टोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा था? ठीक, तो ये लिखे थे जॉन प्लेफेयर। ठीक है, जॉन प्लेफेयर यानी चौथा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पृथ्वी पर अंतिम हिम युग कब घटित हुआ था? तो यह हुआ था प्लीस्टोसीन युग में, 19 का सी, प्लीस्टोसीन युग में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही यानी न्यूनतम से अधिकतम में रखे। आरोही का मतलब कम से ज़्यादा यानी न्यूनतम से अधिकतम, तो लिंगानुपात के आधार पर। ठीक, इसको रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी यही राइट इसका आंसर है, एकदम क्रम से है,
सबसे कम उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। अगर पूरे भारत का देखा जाए या इस ऑप्शन के अलावा अगर पूरे भारत का देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का और सबसे कम हरियाणा का, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। मानचित्र बनाने की किस तकनीकी में अंतराल अंकगणितीय वृद्धि में प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें होते हैं समघनत्व, ठीक है, समघनत्व। इसका राइट आंसर होगा सी, समघनत्व 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए सूची 1 में दिया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और सूची 2 में दिया है क्रियाकलाप का नाम, ठीक। तो इसमें क्या करना है, मिलाना है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप आप लोग जानते ही होंगे, खेती, वनों से लकड़ी काटना, ये सब होता है। तो ए का हो जाएगा चौथा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का ए का हो जाएगा चौथा। द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण होता है, तो विनिर्माण में यहाँ ईंट निर्माण हो रहा है, ठीक। तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र होता है, तो यह हो जाएगा 3 का, तृतीय का डाक सेवा, ठीक है। चतुर्थ का होगा गायन, ठीक। तो देखिए एक का चौथा केवल डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, डी इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक यायावर जनजाति उत्तरी फिनलैंड में रह रही है? तो है लैप्स जनजाति, ठीक है, लैप्स जनजाति। तो इसका हो जाएगा 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय प्रसार की दूसरी तरंग के प्रवासी निम्न में से किस देश में बसने गए थे? तो गए थे थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से कथन पियर्सन के उत्पाद सहसंबंध गुणांक के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका देखता है 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक, सी, केवल एक और सी। यानी दोनों चर प्रसमान विपरीत जनसंख्या में होने चाहिए और इसे दोनों चरों के सहप्रसरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ए और सी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। देखिए भारत में गैर संरक्षित बाढ़ आपदा प्रबंधन उपायों में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है? तो इसमें आपको उपयुक्त विकल्प में से चुनना है, ठीक। तो इसका हो जाएगा बाढ़ जोन बनाना और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। तो एक गैर संचरित बाढ़ आपदा प्रबंधन के उपाय है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 किस में है? तो दूसरे में है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 27। क्वेश्चन नंबर 27। फसल संयोजन प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं फसल संयोजन के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा बी, ए, सी और डी। तो ए में है यह कृषि प्रादेशिकरण के लिए अच्छा आधार प्रदान करता है, एकदम सही है, ठीक है। फिर बी, कृषि उत्पादकता का अध्ययन करने में सहायता होता है, एक गलत है। कृषि नीति तैयार करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। कृषि की योजना और विकास के लिए किसी कृषि जलवायु क्षेत्र के कृषि मोजाइक की व्यापक समझ को प्रदान करता है, ठीक। तो इसका हो जाएगा बी, ए, सी, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। डी मैन्युफैक्चरिंग शब्द किससे, मतलब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो डी मैन्युफैक्चरिंग शब्द यानी अलग करना और पुनर्चक्रण करना, ठीक है, अलग करना और पुनर्चक्रण करना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में है मौसम मानदंड है और इसका है उपकरण यानी मापने की इकाई, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी, यानी पहला का तीसरा। सूर्य के प्रकाश की अवधि अगर मापना हो तो कैंपबेल स्टोक्स रिकॉर्डर से मापेंगे, ठीक है, 1 का सी। और अगर वायुमंडलीय दबाव का मापना है तो बैरोमीटर आप लोग जानते ही हैं। और अगर सापेक्षिक आर्द्रता मापना है तो हाइग्रोमीटर आप जानते हैं। वाष्पीकरण मापना है तो पैन इवेपोरीमीटर से मापते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 30 में क्वेश्चन नंबर 30 कथन है और कारण है। केंद्र स्तर सिद्धांत में क्रिस्टल ने षष्ठभुजी संपूरक क्षेत्र निर्मित किए, ठीक है। कारण यह है गोलापरक संपूरक क्षेत्र में अंतराल और अतियापन था, तो इसमें से
मतलब कह रहा है उपयुक्त कथन में से के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो ए है, इसमें ए और दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या है, और दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही की व्याख्या नहीं कर रहा है, और फिर तीसरा है ए सत्य है आर असत्य है, चौथा है ए असत्य है लेकिन आर सही। तो इसमें राइट आंसर है ए, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए, प्रादेशिक नियोजन के निम्नलिखित नियमों में से किस में प्रत्येक प्रदेश को प्रादेशिक प्रणाली समग्र की एक उप प्रणाली माना जाता है? तो 31 का राइट आंसर होगा बी, ठीक है, क्षैतिक स्थानिक एकता का नियम, ठीक है, क्षैतिक स्थानिक एकता के नियम के अनुसार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखने जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन तकनीकी नहीं है? ठीक है, तो इसमें पहचानना कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन तकनीकी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक। तो देखिए, साधारण यादृच्छिक स्तरीकृत स्नोबॉल गुच्छ यानी क्लस्टर सुविधानुसार, तो इसमें से नहीं पहचानना है, नहीं है, ठीक है, तो नहीं है पहचानना है। हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा राइट आंसर बी, केवल सी और ई, सी और ई, यानी सी स्नोबॉल और ई सुविधानुसार, यह प्रतिचयन प्रायिकता प्रतिचयन तकनीकी नहीं है, यानी स्नोबॉल और सुविधानुसार यह नहीं है, बाकी साधारण यादृच्छिक स्तरीकृत और गुच्छ क्लस्टर यह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 में देखिए दिया हुआ है, अपवर्तन गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ ये दिया हुआ है, एयारडंग और भूस्तंभ, सर्क और बरखान, अरेत और एस्कर, वात छिद्र और सीप टिब्बा, संरचनात्मक सोपान और काल, ठीक। तो दिया हुआ नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अपवर्तनात्मक गतिविधियाँ पहचानना है, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर है ए, ए और ई, यानी एयारडंग और स्तंभ, ठीक है, यह अपवर्तनात्मक है और साथ ही साथ संरचनात्मक सोपान और काल। तो एयारडंग और स्तंभ वो वायु द्वारा निर्मित होता है और संरचनात्मक सोपान और कॉल जो है वो नदी द्वारा। देखिए यहाँ पे सर्क है, सर्क तो अपवर्तनात्मक है लेकिन बरखान नहीं है, ऐसे ही अरेत है अपवर्तनात्मक है लेकिन एस्कर नहीं है, वात छिद्र अपवर्तनात्मक है लेकिन सीप टिब्बा वह नहीं है, ठीक है। तो केवल इसमें हो जाएगा ए और ई, ए और ई, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ निम्नलिखित में कौन से तथ्य प्रकाश अवधि यानी फोटो पीरियड के साथ संबंधित है? तो प्रकाश अवधि, ये दिया हुआ प्रकाश अवधि फोटो पीरियड जितने लंबे समय की होगी कुल संभव सूर्यतापन उतना ही अधिक होगा। बी है, ध्रुवों पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, आप तो जानते हो नहीं होते हैं। ध्रुवों पर दैनिक प्रकाश अवधि फोटो पीरियड गर्मी में अधिकतम 24 घंटे पहुँच जाती है और शीत ऋतु में शून्य हो जाती है। दिया हुआ फिर डी, ध्रुवों पर दैनिक प्रकाश अवधि फोटोस्फीयर शीत में अधिकतम 24 घंटे पहुँचती है और ग्रीष्म में न्यूनतम पहुँचती है। तो इसमें सही पहचानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ए, केवल ए और सी, यानी ए और सी, या डी, ए बी और डी गलत है, ए और सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। दिया हुआ निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखिए। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण से या संबंधित जो भी सम्मेलन हुआ है उससे है, यहाँ पे दिया हुआ कालक्रम के अनुसार प्रदर्शित करना, यानी सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद यानी नवीनतम कौन है, तो इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर है सी, पहले हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, उसके बाद हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, फिर उसके बाद हुआ था सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP 21 हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, ठीक है, 35 का सी, देखिए वहाँ दिया हुआ है 35 का सी, इसको मानना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ निम्नलिखित में से किस एक का प्रतिपादन डब्ल्यू अर्नाल्ड द्वारा किया गया है, ठीक है। तो डब्ल्यू अर्नाल्ड द्वारा यह किया गया है, अधिवास अध्ययन में स्थान नाम विश्लेषण का प्रतिपादन किया हुआ है गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 37,
37 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। गंगा नदी द्वारा बना डेल्टा किसका उदाहरण है? तो यह चापाकार, ठीक है। गंगा नदी का डेल्टा चापाकार है, ठीक। जबकि अगर नर्मदा ताप्ती का देखा जाए तो ज्वार नदमुख है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है पुस्तक और यहाँ दिया हुआ लेखक। तो देखिए अगर पूरा आपको नहीं याद है, फिर भी उसमें से अगर एक दो याद है तब भी आप इसको सही कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसका राइट आंसर जो है ए है, ठीक है। ए है। अब देखिए यहाँ पे सी से ही आप मिला देंगे। जियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी जो है वह जी टेलर ने लिखा था। तो देखिए सी का पहला केवल एक ही में है, अगर एक पुस्तक याद है उससे भी आपका सही हो जा रहा है। और जबकि 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी वह T.W. फ्रीमैन ने लिखा था। जबकि इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट यह कुमारी सेमपुर ने लिखा था, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी वह जी टेलर ने। मैन एंड नेचर जो थे वह G.P. मार्श ने लिखा था। तो इस तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39। देखिए दिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन से भूभाग दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित है? दक्षिण फिर मध्य उच्च भूमि से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया हुआ बुंदेलखंड उच्च भूमि, विंध्य कगार भूमि, रुहेलखंड के मैदान, फिर नर्मदा घाटी। इसमें से कौन जो है वह दक्षिण मध्य उच्च भूमि से संबंधित है? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, ठीक है। बी और डी यानी विंध्यन कगार और नर्मदा घाटी यह दक्षिण उच्च भूमि से संबंधित है। बाकी बुंदेलखंड और रुहेलखंड मैदान यह नहीं संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40। एल विर्थ किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, जो एल विर्थ थे वह ग्रामीण शहरी साहित्य के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा बी, सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए दिया हुआ निम्नलिखित में से किस एक के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो यह होता है रैले प्रकीर्णन द्वारा, ठीक है, रैले प्रकीर्णन द्वारा। तो 41 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 जो है दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम में, आरोही मतलब कम से ज़्यादा, आरोही का मतलब कम से अधिक, ठीक है, कम से अधिक। अगर अवरोही रहता तो अधिक से कम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ कम से ज़्यादा रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ए, ठीक है। जन घनत्व सबसे कम है राजस्थान में, फिर उड़ीसा में, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर केरल में, ठीक है। पूरे दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जनघनत्व वह केरल में ये है। उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा जनघनत्व केरल में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं, 43, ठीक है। 43 में देखिए यहाँ दिया हुआ है पोषक स्तर में उत्पादकों में सम्मिलित हैं। तो उत्पादक जो होते हैं जिसको हरे पेड़ पौधे भी कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो, उनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषी हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु, ठीक है। तो मेढक जो है यह उत्पादक नहीं है, यह उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी। तो किस में है ए बी सी? देखिए तीसरे में है ए बी सी, ठीक है। तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये सही मारे हुए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दे रहा है निम्न में से कौन सा एक लाल सागर के अधतल के जल का औसत तापमान दर्शाता है? अधतल का मतलब है गहराई में, ठीक है, ऊपर नहीं। तो सतह का नहीं पूछ रहा है, तो अधतल का। तो सब यहाँ पे कितना तापमान है? वह है 21 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 21 डिग्री अधतल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ दिया हुआ विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल की सर्वव्यापी स्वीकृति योजना, ठीक है, किसके द्वारा सुझाई गई है? तो 45 हो जाएगा ए, ब्रोएक और वेब के द्वारा, ब्रोएक और वेब के द्वारा, ठीक है। तो ये राइट हो जाएगा ए, ब्रोएक और वेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आसान क्वेश्चन, राज्य का जीव के रूप में किसने वर्णन किया था? तो क्या थे? रेट जेल महोदय। ये सब रिपीट वाले क्वेश्चन हैं। तो 100 क्वेश्चन में कम से कम ऐसे 15-20 क्वेश्चन रहेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा राइट आंसर का डी।
क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, किन्हीं दिए गए समान वितरित प्राप्तांक का माध्य, ठीक है, 40 है। इसमें प्राप्तांक वर्गों की बारंबारता के आधार पर निम्नलिखित प्राप्तांक अंतरालों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यह प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी, यानी पहले सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी, ठीक है। 45 का जगह 47 का डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 देते हैं। कुमजावंग दर्रा, ठीक है, कुमजावंग दर्रा कहाँ स्थित है? तो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा दर्रा पूछा है, फेमस दर्रे नहीं पूछ रहा है। तो आप लोग एक बार जो छोटी छोटी दर्राएँ हैं अनेक राज्यों में, मतलब जो उत्तरी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों में या उत्तर राज्यों में, जैसे हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आपका उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब के राज्यों के जो छोटे छोटे दर्रे हैं आपको उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अब छोटे दर्रे पूछ रहा है, फेमस दर्रे नहीं पूछ रहा है। तो 48 का हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है, नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं। समान रूप से भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगें दीर्घ गुरुत्व तरंगों के समान आचरण करती हैं। फिर कथन है, लघु लंबाई वाली समुद्री तरंगें तेजी से अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है और दीर्घ तरंगों को अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन विकल्प सही है? तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सूर्य की तुंगता और ऊंची इमारतों के बीच खाली जगह रखने के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है, ठीक है। तो ये है, उच्च अक्षांशों पर इमारतें समांतर दूर दूर बनती है। मान लिया कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ जो इमारतें बनेंगी वह दूर दूर बनेंगी, एकदम सही है। फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इमारतें समांतर एक दूसरे के नज़दीक बनती है, बिल्कुल गलत है। फिर सी है, उच्च अक्षांशों पर इमारतें समांतर एक दूसरे के लिए उच्च यहाँ का दूसरा कह रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समांतर इमारतें एक दूसरे के नज़दीक बनती है, ये भी सही है। फिर कह रहा तीसरा, उच्च अक्षांशों पर इमारतें समांतर एक दूसरे के नज़दीक बनती है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इमारतें समांतर दूर दूर बनती है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल ए और बी सही है, ठीक है, ए और बी डी में सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 50 का डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 51। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य है, कथन सत्य पहचाना, ठीक। ग्रिफिथ टेलर ने नगरों का आयु आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बी है, हैरिस ने मानक विचलन की शुद्ध सांख्यिकी विधियों का प्रयोग नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु किया। सी है, होमर जो हाइट हैं, हाइट का खंड मॉडल अमेरिकी नगरों में घरों के किराए के स्थानीय प्रतिरूपों के अध्ययन पर आधारित था। डी है, चंडीगढ़ ली कार्बुजियर द्वारा तथा कैनबरा वाटर वर्ली ग्रिफिन द्वारा नियोजित किए गए शहर हैं एक प्रकार, ठीक। तो इसमें से सही कौन है? ए, सी और डी सही है, बाकी बी नहीं सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सी, डी। ए, सी, डी देखिए बी में सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से किस विद्वानों ने संभववाद की विचारधारा का मजबूती से समर्थन किया? तो ए है, रेटजल और रिक्टर, ये बिल्कुल गलत है, यह निश्चयवादी है। ब्रूंस और सावर, यह सावर नहीं, हाँ है, ये हो जाएगा। फैबरे और ब्लास, ये भी है। फिर सावर और हटिंगटन, सावर तो थे लेकिन हटिंगटन जो थे वह नियतवादी थे। सैम्पुल और रेटजल, ये तो दोनों नियतवादी थे, ठीक है। तो यानी बी और देखिए यहाँ पे ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, ठीक है, बी और सी होगा। राइट आंसर बी और सी, देखिए दिया हुआ है 2 में बी और सी, तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो संभववादी विचारधारा के मजबूती से समर्थन कौन किया था? ब्रूंस और सावर और फैबरे और ब्लास, यानी जितने भी फ्रांसीसी विद्वान थे उन्होंने संभववादी विचारधारा का समर्थन किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए 53 क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांतों के संदर्भ में लाभप्रदता के स्थानिक उपांत विचार अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कहते हैं डी.एम. स्मिथ द्वारा, ठीक है, डी.एम. स्मिथ द्वारा। 53 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं।
नोकरेक जयमंडल रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेघालय में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ठीक है, देखिए भारत में जनजाति जनसंख्या 2011 की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो यह था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है, निम्नलिखित सामाजिक पारिस्थितिकी आंदोलन को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कौन हुआ था, फिर उसके बाद कौन हुआ था, फिर कौन हुआ था, यानी सबसे वर्तमान में मतलब जल्दी में कौन हुआ था, तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए आर्य आंदोलन मुंबई, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इन चारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा, यानी पहले चिपको आंदोलन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद होता है जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, उसके बाद होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, आर्य आंदोलन मुंबई में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। ठीक है, तो अभिकथन जो पहला है, भूमंडलीय तापन से जो जीव पहले गर्म प्रदेशों तक सीमित थे वे ध्रुव की ओर अधिक सामान्य हो गए। ठीक है, कारण ये दे रहा है, जलवायु परिवर्तन से जीवों के भौगोलिक कारणों में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ए तो सही है लेकिन आर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका 57 हो जाएगा सी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अनुसूचित जातियों का उच्चतम संकेंद्रण भारत के सतलुज गंगा के मैदानों में है। दूसरा कथन है, निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का इसका राइट आंसर है ए, दोनों सही है। ठीक है, ए और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने स्पेस इकोनॉमी के क्रम विकास में 4 अवस्थाओं के विचार का प्रतिपादन किया था? तो थे जॉन फ्राइडमैन ने। ठीक है, जॉन फ्राइडमैन ने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में सही कथन पहचानना है। भारत में ग्रामीण और शहरी जीवन की गुणवत्ता के बीच अंतर अधिक विस्तृत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर है ग्रामीण और शहरी जो जनसंख्या है। दूसरा है, भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए नगरीय जनसंख्या 31.2% है, तो ये 70% के लगभग ये सही है। ठीक है, भारतीय ग्रामीण समाज अभी भी अर्ध सामंती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर दे रहा है, राज्यों में बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। देखिए बी और सी दूसरे में दिया हुआ है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, लिखा हुआ, निम्नलिखित को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है, तो अवरक्त किरण है, पराबैंगनी है, फिर माइक्रोवेव है और गामा है। तो बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 61 का डी। पहले गामा, उसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद माइक्रोवेव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, महासागरीय जल का घनत्व सामान्यतः सबसे कम कहाँ होता है? तो होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अगला 63। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित सागरों को लवणता की संकेंद्रता के आधार पर आरोही यानी न्यूनतम से अधिकतम में व्यवस्थित करना, यानी सबसे कम से ज़्यादा की ओर जाना है। ठीक है, तो देखिए लाल सागर दिया हो, चीन सागर दिया हो, बाल्टी सागर और काला सागर। अगर आप जानते होंगे तो लाल सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लवणता, फिर चीन सागर में। ठीक है, बस कन्फ्यूजन होगा बाल्टिक और काला सागर में। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। पहले न्यूनतम से अधिकतम पूछा, तब सबसे पहले बाल्टिक सागर में सबसे कम, उसके बाद काला सागर में, फिर उसके बाद चीन सागर में, फिर लाल सागर में, यानी बाल्टिक पहले। ठीक है, पहले बाल्टिक, फिर उसके बाद काला, फिर उसके बाद दो पे, फिर उसके बाद चीन सागर तीसरे पे, फिर लाल सागर चौथे पे हो जाएगा, यानी कम से ज़्यादा। ठीक है, सबसे कम बाल्टिक, फिर काला, फिर सबसे कम
बाल्टिक, उससे ज़्यादा काला, उससे ज़्यादा चीन, सबसे ज़्यादा लाल सागर। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ उस विद्वान की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम चीन के कोयला क्षेत्रों की जानकारी दी और मानचित्र बनाया। तो आप जानते हैं अरिस्टोफेन ने सबसे ज़्यादा चीन पे कार्य किया हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अरिस्टोफेन। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है हिंद महासागर यानी उत्तरी ग्रीष्म में लवणता की स्थिति नीचे दी गई है, सही कथन की पहचान करना है। पहला कथन है विश्व रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता बढ़ती है। ठीक है, दूसरा कथन है विश्व रेखा से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में लवणता घटती है। तीसरा कथन है हिंद महासागर के अलग अलग हिस्सों में लवणता समान रहती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 45% समलवण रेखा हिंद महासागर को पूर्वी और पश्चिमी खंड में विभाजित करती है। तो एकदम बिल्कुल गलत है, 45% लवणता कहीं पाई मतलब हिंद महासागर में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पाई तो जाती है बहुत जगहों, लेकिन हिंद महासागर में नहीं पाई जाती है। पाँचवा है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में लवणता अधिक है। ठीक है, तो इसमें सही कथन पहचानना है। तो 65 का हो जाएगा ए, बी और ई। देखिए बी और ई में क्या है, विषुवत रेखा से बंगाल की खाड़ी की ओर हिंद महासागर में लवणता घटती है। इसका क्या कारण है, क्योंकि जो हिंद महासागर से अगर हम विषुवत रेखा से हिंद महासागर की ओर आएंगे लवणता घटती है। इसका कारण है कि नदियाँ वहाँ पे जल ला के, ठीक है, जमा करती है। और पांचवा जो है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में लवणता अधिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में और ज़्यादा नदियाँ गिरती हैं जबकि अरब सागर में थोड़ा कम नदियाँ गिरती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए चयनित आर यानी चयनित वृद्धि प्रतिरूपों वाले जीवों में अपने पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा पोषक स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो यह होती है निम्न पोषक प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीनलैंड के निकट अवस्थित है। तो यह टेलीग्राफ पठार। ठीक है, क्या है, टेलीग्राफ पठार। 67 का ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, दिया हुआ है सांस्कृतिक सुपोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो यह होता है तीसरा, मानव जनित कारकों द्वारा जलाशयों में जमा किए गए पोषक तत्वों के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के लाभों के बारे में कौन सा कथन सही है। लाभ के बारे में कथन सही पूछ रहा है। यह पहला है, इसमें ए जो है दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार विवादों का रचनात्मक ढंग से समाधान किया जाता है। बी है उदारीकृत वैश्विक व्यापार उत्पादों और उनकी गुणवत्ता के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है। सी है नियम सबका जीवन मुश्किल कर देता है। ठीक है, डी है उदारीकृत व्यापार रहन सहन की लागत में कमी करता है। और डी है यह तंत्र विवाद को बढ़ाता है। तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा ए, यानी ए, बी और डी, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 70। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी 2000 के अनुसार लंबी अवधि उद्देश्य में जनसंख्या स्थिरीकरण को, ठीक है, किस वर्ष तक प्राप्त करना था। तो यह था 2045 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2045। बहुत बार क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए 71 में पूछ रहा है निम्नलिखित गतिविधियों से संबंधित निक्षेपण गतिविधियों से संबंधित भू आकृतियाँ को पहचानना है। ठीक है, तो ये है समुद्री गुफाएं और ज्वालामुखी कुंड। तो यह जो निक्षेपण से नहीं है, यह अपरदन से बनती है। फिर एस्कर और तरंग घर निर्मित प्लेटफॉर्म, यह निक्षेपण से बनती है, बिल्कुल यह सही है। प्लाया और विसर्प, यह गलत है, क्योंकि प्लाया तो बनती है निक्षेपण, जबकि विसर्प जो है वह नहीं बनती है, वह बनती है अपरदन से, नदी अपरदन से। फिर आर्चेस और प्रपात कुंड, ठीक है, तो ये भी नहीं है। फिर रोधिका प्लिन और लोएस, यह निक्षेपण से बनती है। ठीक है, तो बी और ई यह निक्षेपण से बनती है, जबकि और सब निक्षेपण अपरदन दोनों से। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर बी और ई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। 72 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है नॉर्वे के समुद्री तटों के साथ समांतर हिमशिलाएं नहीं होती है। दूसरा कथन साइबेरिया के समुद्री तटों के साथ हिमशिलाओं का होना बहुत ही सामान्य है। उपयुक्त कथन
के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पहचानना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, एक सत्य है लेकिन दो असत्य है। अब साइबेरिया के समुद्र तट पे कहाँ हिमशिला पाई जाएगी? हिमशिला वहाँ पाई जाएगी जहाँ गर्मी भी, ठीक है, थोड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडल मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर आधारित है? तो यह बर्गेस का संकेंद्रीय वलय मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार हमें पूछता है। 73 का क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, दिया हुआ कोरोक्रोमेटिक मानचित्रों पर भौगोलिक आंकड़ों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये रंगों का प्रयोग किया जाता है कोरोक्रोमेटिक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ सूची 1 में राज्य और सूची 2 में प्रभावी साक्षरता दर में परिवर्तन, यानी 2001 में क्या था और 2011 में क्या हुआ, उसके बीच में जो परिवर्तन हुआ था उसको देखना था। ठीक है, तो आप लोग जानते हुए केरल पहले से ही ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य था, तो उसमें परिवर्तन बहुत कम होगा ना, तो केरल हो जाएगा 1 का डी। उसका मिजोरम में भी साक्षरता ज़्यादा था तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 का हो गया चौथा, तो 1 का चौथा, अब बी का तीसरा हो गया। ठीक, यहाँ इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 1 का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा। सी जो है इसका दूसरा। अब बिहार में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, ज्वार उत्पादक बलों के बारे में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही कथनों की पहचान करें। ठीक है, तो पहला कथन है, चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर अधिकतम होता है जो चंद्रमा के सर्वाधिक निकट होता है। ठीक है, दूसरा है, दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। तीसरा है सी, चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर उस बिंदु पर न्यूनतम होता है जो चंद्रमा के निकट होता है, बिल्कुल गलत है। फिर टी है, गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में ज्वार उत्पादक बलों का परिणाम बहुत अधिक होता है, यह भी बिल्कुल गलत है, यानी 1 और 2 सही है, यानी ए और बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, दिया हुआ है, सागरी जल की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। ठीक, तो ए है, महासागरीय धाराओं का वितरण महासागरीय जल के घनत्व के वितरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बी है, उष्णकटिबंधीय महासागर द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। सी है, उष्णकटिबंध में महासागरों द्वारा अवशोषित अधिकांश ऊष्मा ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प के रूप में निरुक्त की जाती है। डी है, उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 का होगा बी और डी। ठीक है, बी और डी, यानी उष्णकटिबंधीय महासागर द्वारा ऊष्मा की क्षति वायुमंडलीय परिसंचरण के संचालन के लिए आवश्यक ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है, और डी, उच्च अक्षांशों पर जल की लवणता कम होती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, विजुअल इमेज के तत्व दिया है, लवण की पहचान करना है। ठीक है, तो जो है 78 का राइट आंसर है डी, 1 का दूसरा। जो आभा टोन होता है वह भूमि आवरण और भूमि उपयोग को दर्शाता है। जो आकार होता है वह भूमि उपयोग के जोनों का अलग अलग करना होता है। फिर सी का चौथा, आकृति जो होता है वह विसर्प पट्टी होता है, जबकि प्रतिरूप जो पैटर्न होता है वह फलों उत्पादन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 79। ठीक है, 79 देखिए, यहाँ दिया हुआ है, पहाड़ी ढाल के तत्वों को ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम में रखें। ठीक है, तो पहाड़ी ढाल विश्लेषण जो चैप्टर है भूआकृति विज्ञान में, उससे संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में भी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहाड़ी ढाल के तत्वों को ऊपर से नीचे, यानी पर्वत से घाटी की तरफ, फिर मैदानी क्षेत्रों की तरफ पहचानना है। ठीक, तो देखिए पहाड़ी ढाल के तत्व है, वर्धमान ढाल, माड़ ढाल, ठीक है, मलबा ढाल, मुक्त अग्रभाग। तो सही इसको विकल्प में से चुनना है। तो सबसे पहले जो होता है वह होता है क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा बी। ठीक है, पहले जो होता है मुक्त अग्रभाग होता है, यानी ठीक, 1 मिनट, सॉरी, 79
क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा बी। पहले जो होगा वर्धमान ढाल, जो ऊपर का होता है पर्वत का, उसको वर्धमान ढाल बोलेंगे, ए वाला। फिर उसके बाद मलबा ढलान, ठीक है, ये वाला। डी हो जाएगा मुक्त अग्रभाग, यानी इस वाले भाग पे जो मान लीजिए कोई पहाड़ी है, उससे जो कगार होता है यहाँ पे मुक्त अग्रभाग होता है, यहाँ पे कोई भी मलबा जमा नहीं होता है। फिर उसके बाद होगा मलबा ढलान, तो थोड़ा कटाव होता है, इस तरह होती है जिसको कहते हैं मलबा ढलान। उसके बाद लास्ट में होता है छियमाड़ ढलान, ठीक है, तो ये वाला लास्ट में इस तरह होता है। मान लीजिए कोई पहाड़ी है, इसको इस तरह व्यवस्थित करना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में मुस्लिम जनसंख्या 2011 के क्षेत्रीय वितरण के बारे में सही नहीं है? तो 80 का जो है सी, ये सही नहीं है, यानी केवल और केवल ये सही है। लक्षद्वीप में मुस्लिमों की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक, ये सही है, ठीक है। उसके बाद सी सही है इसमें। केरल में मुस्लिमों की कुल जनसंख्या जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों से अधिक है, ठीक है। यह दोनों सही नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 80 का सी, यानी बी, डी और ई सही नहीं है। बी, डी, ई सही नहीं है, बाकी खाली ए और सी सही है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, पदस्थलियाँ यानी पेडी प्लेन और इंसेल वर्ग किस अपर्दन चक्र की जीरा अवस्था के लक्षण है? तो यह वायुड़ यानी हवा द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 82। देखिए 82 क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर स्थितियों में नई सीमा निर्धारित किए जाने के चरणों का सही क्रम है? और कोई नई सीमा अगर निर्धारित कर रहे हैं, उसका चरण क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 80 का हो जाएगा सी। सबसे पहले क्या करेंगे? नियतन करेंगे, ठीक है। उसके बाद परिसीमन करेंगे, फिर उसके बाद सीमांकन करेंगे, उसके बाद फिर रख रखाव करेंगे। यानी नियतन पहले विचार करेंगे, मान लीजिए विचार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसका परिसीमन, यानी कौन कौन भाग उसमें सम्मिलित होगा, ठीक है, इसके बारे में विचार करेंगे। उसके बाद सीमांकन होगा, उसके बाद रख रखाव। फिर लास्ट 83 जो है, 83 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने मानवतावादी भूगोल के पक्ष में विचार रखे? तो यू टू फुआन, ठीक है, यह बहुत बार पूछता है। फुटुआन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष का भाग नहीं है? तो यह धूसर रंग इंद्रधनुष का भाग नहीं है। बाकी बैगनी, नारंगी, लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब 7 रंग होते हैं, ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है, बुरान तूफान विश्व के किस भाग में आता है? तो वह आते हैं रूस में, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 86। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 86 नंबर क्वेश्चन में संगठन और मैदान, तो किस संगठन से कौन सा मैदान बनता है, इसको मिलाना होता है, ठीक है। तो ऐसा मैदान जिसमें अधिकांश नमी जलोढ़ होता है, तो वो होता है बाढ़कृत मैदान। गहरे सागरी मैदान को कहते हैं बीतली मैदान। पवन क्रिया द्वारा निर्मित मैदान को कहते हैं लोएस मैदान, ठीक है। हिमानी अवसादों के जमाव से बना मैदान कहते हैं हिमधौलित मैदान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जा रहा है 86 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है, किसने ट्राइंग टू सॉल्व द मानसून रीडल नामक निबंध मानसून प्रक्रिया के संबंध में लिखा है? तो यह पार्थसारथी, ठीक है, पार्थसारथी। क्वेश्चन नंबर 88, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किसने द्वितीय और प्रथम रैंक प्राप्त किए? तो ये थे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 89 यानी 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी 2070 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें सही पहचानना है। तो 89 का है डी, यह सही है, यानी ए पहला जो है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 70 वर्ष तक बढ़ाना, ये सही है। फिर सी जो है, शिशु मृत्यु दर को 2019 तक 28 लाना, ये भी सही है। फिर कुल प्रजनन दर को 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 करना, ठीक। बाकी डी और बी यह सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हम देते हैं 90। देखिए 90 जो है पुस्तक है और विद्वान का नाम है, किसने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो 90 का है राइट आंसर सी, जो पी नॉक्स और
एस पिंच जो थे वह लिखे थे अर्बन सोशल जियोग्राफी इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जबकि एमरिस जोन्स और जॉन आयर्स ने लिखा था एन इंट्रोडक्शन टू सोशल जियोग्राफी, ठीक है। जबकि ए अहमद ने सोशल ज्योग्राफी लिखा था, और जबकि जे एम रूबेस्टीन ने द कल्चर लैंडस्केप इन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा था, ठीक है। अब देखिए, अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के बीच में पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़ के इसका उत्तर देना होता है, ठीक है। तो पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इसका आंसर देना पड़ता है। तो आप लोग जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप लोग जानेंगे। तो हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षोभमंडल के निचले भाग तक सीमित नहीं होता है, ठीक है। तो 91 का जो सी होता है, यह जो वाताग्र व्युत्क्रमण और अवतलन व्युत्क्रमण होता है, वो क्षोभमंडल के निचले भाग तक सीमित नहीं होता है, वो ऊपरी भाग तक भी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर 92 है, ये भी पैराग्राफ है, ठीक है। एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगी। दे रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विकिरण व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशा नहीं है। तो अगर विकिरण व्युत्क्रमण देखेंगे तो उसके लिए कुछ आदर्श दशाएं होती है, जिसमें देखिए साफ आसमान होना चाहिए, धरातल समतल हो, शांत हवा चलनी चाहिए, लंबी रातें होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया हो छोटी रातें, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी 92 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह दशा नहीं है। यहाँ पे अगर लंबी रातें रहती तो सही होता है यह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 93। देखिए यहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे, आप इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिवहन व्युत्क्रमण को दर्शाता है। तो 93 का बी, अभिवहन व्युत्क्रमण, यानी जब गर्म वायु का ठंडे धरातल पर जब कोई गर्म हवा है और ठंडे धरातल पर जब चल रही है तो उसको कहते हैं अभिवहन व्युत्क्रमण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय ऊंचे पर्वतों पर अस्थायी हिम आवरण होने का क्या कारण है। तो आप जानते हैं तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ क्षोभमंडल में घटता है, उसको कहते हैं समान ताप ह्रास। तो इसका राइट आंसर होगा समान ह्रास दर, यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, जो उसी को कहते हैं समान ताप ह्रास। उसी के कारण ऊंचाई पे, यानी जो ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पे तापमान घट जाता है, इसलिए वहाँ पे हिम बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। दिया हुआ है, मध्य अक्षांशों में फलोत्पादन के लिए वरीयता स्थल कौन है, ठीक है। तो यह है कटक पार्श्व मंद ढाल, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 96 है, ये भी आलेख दे दिया है, फिर विभिन्न स्रोतों से प्रादेशिक ऊर्जा खपत प्रतिरूप दर्शाया गया है। आलेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 96 से लगाए 100 तक ऐसे ही है। अब दिया, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये जो कॉलम बता रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप को, या एशिया प्रांत को, और ये यूरोप को, और ये मध्य पूर्व को, ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका को, और ये दक्षिण अमेरिका को बता रहा है। अब दूसरा जो है यहाँ दिया, देखिए एच दिया, एन आर सी दिया हुआ है ना, यह सब क्या हुआ, सी का मतलब कोयला उत्पादन, आर का मतलब नवीकरण ऊर्जा, एन का मतलब परमाणु ऊर्जा, एस का मतलब जल विद्युत, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन है इस तरह पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, ठीक है। तो किस क्षेत्र में जल विद्युत, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो आप देखेंगे जल विद्युत कहाँ पे, देखिए अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका में आप देखेंगे किसमें जल विद्युत का स्रोत नहीं है। तो जल विद्युत यच है ना, अब देखिए यच जो है जल विद्युत है। अब देखिए मध्य यूरोप में यच कहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, एन दिख रहा है, ठीक है। सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, एन दिख रहा है, जबकि यच कहीं आपको नहीं दिख रहा है कि हमें किसमें, मध्य पूर्व में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पूर्व। तो ऑप्शन में मध्य पूर्व है ना, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैराग्राफ, या इसको पहले देखिए दिया हुआ है ना, आर एक सी कोयला, आर नवीकरण, एन परमाणु ऊर्जा, एच जल विद्युत। फिर इसको क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ किस क्षेत्र में नवीकरण और जल विद्युत ऊर्जा का संयुक्त उपयोग सर्वाधिक है। तो नवीकरण और जल विद्युत ऊर्जा कहाँ पे सर्वाधिक उपभोग है। तो देखिए नवीकरण ऊर्जा यानी एन, और
जल विद्युत ऊर्जा यानी यच, यानी यन और यच को कहाँ पे सर्वाधिक है, तो यच और यन आपको ढूंढना है। देखिए 97 का जो है यूरोप में, आप देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर, यूरोप में, ठीक है, नवीकरण और जल विद्युत है। जल विद्युत ऊर्जा यच हो गया और नवीकरण यानी एन हो गया। तो यूरोप महाद्वीप में नवीकरण और जल विद्युत का संयुक्त उपभोग सर्वाधिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यच और एन, तो 97 का हो जाएगा डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 98। यहाँ पे दिया हुआ है किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उपभोग नवीकरण ऊर्जा की अपेक्षा अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सी हो जाएगा, अफ्रीका। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा उपयोग नवीकरण ऊर्जा उपयोग से अधिक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिए आप जो ये अफ्रीका है ना, अफ्रीका है, इस लाइन में देखिए कह रहा है परमाणु ऊर्जा उपभोग, तो परमाणु ऊर्जा क्या है, यन है। फिर कह रहा है नवीकरण ऊर्जा उपभोग से अधिक है, तो नवीकरण ऊर्जा यहाँ पे कम है जबकि परमाणु ऊर्जा अधिक उपभोग है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 99 नंबर क्वेश्चन, किस क्षेत्र में नवीकरण ऊर्जा परमाणु ऊर्जा का संयुक्त उपयोग न्यूनतम है, ठीक है। तो यहाँ पे नवीकरण और परमाणु ऊर्जा की संयुक्त उपयोग न्यूनतम है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो है ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में देखिए नवीकरण और परमाणु ऊर्जा का संयुक्त उपयोग न्यूनतम है, दक्षिण अमेरिका है यहाँ पे। अब देखिए नवीकरण ऊर्जा यन, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा यन आर, ठीक है, नवीकरण आर और परमाणु यन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह देगा पैराग्राफ, आपको देख के बढ़िया से करना है क्वेश्चन। देखिए फिर क्वेश्चन बन रहा है किन दो क्षेत्रों में कोयले का उपयोग जल विद्युत से कम है, किन दो क्षेत्रों में, तो कोयले का उपभोग जल विद्युत से कम है, तो कोयला क्या है, सी है, और जल विद्युत यच है, तो ठीक है। तो इसमें देखना है किस दो में, तो इसका राइट आंसर डी जो है, डी जो है यूरोप और एशिया प्रांत। देखिए यह एशिया प्रांत है और ये यूरोप है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कोयले का उपयोग जल विद्युत से कम है, तो कोयला क्या है, सी, कोयला यहाँ पे सी है दोनों जगह, और जल विद्युत क्या है यहाँ पे यच, देखिए यहाँ पे दोनों जगह यच ज़्यादा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ये था नेट जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।